तो सबसे पहले एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। ये जो शब्द है बायोलॉजी, ये आया कहाँ से? देखिए, ये शब्द 1802 में दो वैज्ञानिकों ने दिया था, लैमार्क और ट्रेवरिनस। अच्छा, 1802 में। हाँ, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। बायो, जिसका अर्थ है जीवन, लाइफ, और लॉजी? लॉजी आया है लोगोस से, जिसका मतलब है अध्ययन, स्टडी ऑफ। तो बायोलॉजी का सीधा सा मतलब हुआ जीवन का अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइफ। बिल्कुल। और जब हम जीवन के अध्ययन की बात करते हैं तो इसमें तो पौधे भी आ गए, जानवर भी। क्या इन्हें अलग अलग समझा जाता है? हाँ, यहीं पर बायोलॉजी को मुख्य रूप से दो शाखाओं में बांटा गया है, जूलॉजी और बॉटनी। जी, ज़ूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, जिसमें हम जानवरों और मनुष्यों का अध्ययन करते हैं, और बॉटनी, जिसमें हम पौधों का। एकदम सही। और इन क्षेत्रों के जनक भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के नजरिए से। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। हाँ, और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को। अरस्तु के पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम, और थियोफ्रेस्टस की हिस्टोरिया प्लांटरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। कोशिका, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साइटोलॉजी, या साइटो का अर्थ है कोशिका, सेल, और लॉजी का मतलब है अध्ययन। तो सबसे पहले कोशिका को किसने और कैसे खोजा? ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बहुत ज्यादा। ये बात है 1665 की। एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। अच्छा। उन्होंने पेड़ की छाल से बने कॉर्क के एक पतले से टुकड़े को अपने बनाए माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। और उन्हें क्या दिखा? उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली कमरे दिखे। खाली कमरे? मतलब वो जीवित नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक मृत कोशिका थी, डेड सेल, और उन खाली कमरों जैसी संरचना को उन्होंने सेला नाम दिया, जिससे आगे चलकर सेल शब्द बना। और इस पूरी जानकारी का स्रोत उनकी किताब है ना? जी हाँ, उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब माइक्रोग्राफिया। तो अगर हुक ने मृत कोशिका देखी, तो फिर जीवित कोशिका की खोज कब और किसने की? इसका श्रेय जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। अच्छा। 1674 में उन्होंने तालाब के पानी में शैवाल के रूप में पहली मुक्त जीवित कोशिका यानी लिविंग सेल को देखा। तो उन्होंने साबित कर दिया कि ये सिर्फ खाली कमरे नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने साबित किया कि कोशिकाएं सजीव होती हैं, उनमें जीवन होता है। कोशिका की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने ये समझने की कोशिश की होगी कि इसका महत्व क्या है। मुझे लगता है यहीं से कोशिका सिद्धांत की बात आती है। सही पकड़ा आपने। 1838-39 में दो वैज्ञानिक थे, मैथियाज स्लाइडन, जो एक वनस्पति शास्त्री थे, एक बॉटनिस्ट। हाँ, और दूसरे थे थियोडोर श्वान, जो एक जंतु विज्ञानी यानी जूलॉजिस्ट थे। और इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया। जी, इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु थे, पहला कि सभी सजीव प्राणी कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, ये तो सबसे बुनियादी बात हो गई। दूसरा, कोशिका सभी जीवों की बुनियादी संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल और कार्यात्मक यानी फंक्शनल इकाई है। और तीसरा बिंदु? तीसरा था कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि वो इस तीसरे बिंदु को पूरी तरह से साबित नहीं कर पाए थे। हाँ, ये उनके सिद्धांत का एक अधूरा हिस्सा था, वो इसे साबित नहीं कर पाए। तो उस तीसरे बिंदु का क्या हुआ कि कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती हैं? उस कमी को रुडोल्फ विर्चो ने पूरा किया। अच्छा। उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध कथन दिया जो आज भी बायोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण है, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, जिसका मतलब है कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही विभाजित होकर बनती हैं। और यहीं से हमें कोशिका विभाजन की अवधारणा के बारे में पता चला। बिल्कुल, इसी एक वाक्य ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत की नींव रखी। तो अब जब हमने ये इतिहास समझ लिया है, तो चलिए कोशिका की संरचना को देखते हैं। पादप और जंतु कोशिका में क्या मुख्य अंतर है? देखिए, दोनों की संरचना को हम बिंदुवार समझ सकते हैं। सबसे पहले सबसे भारी परत की बात करते हैं, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। हाँ, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ये कोशिका को एक निश्चित आकार और सुरक्षा देती है। और जंतु कोशिकाओं में ये नहीं होती? नहीं, जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, और ये तो दोनों में होती है ये ना? दोनों में होती है। पादप कोशिका में ये कोशिका भित्ति के अंदर होती है और ये चयनात्मक रूप से पदार्थों को अंदर बाहर जाने देती है। एक तरह से कोशिका का गेट कीपर कह सकते हैं। ठीक है। एक और बड़ा अंतर है क्लोरोप्लास्ट का। बिल्कुल, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, ये केवल पादप कोशिकाओं में होता है। और यही प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। सही कहा, यही वो जगह है जहाँ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और रिक्तिका का क्या? उसमें भी तो अंतर होता है। पादप कोशिका में एक बहुत बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, जो पानी और पोषक तत्व
जमा करती है। जी, जबकि जंतु कोशिका में कई छोटी-छोटी रिक्तिकाएं होती हैं या कभी-कभी नहीं भी होती। ये तो हो गए मुख्य अंतर। अब उन कोशिकांगों की बात करते हैं जो दोनों में समान होते हैं। शुरुआत करते हैं कोशिका के मस्तिष्क से। यानी केंद्रक, न्यूक्लियस। ये पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है। और इसी के अंदर हमारा आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। हाँ, और केंद्रक के अंदर भी एक केंद्रिका होती है, न्यूक्लियोलस। ठीक है। और ये सारे कोशिकांग एक जेली जैसे पदार्थ में तैरते रहते हैं, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब बात करते हैं ऊर्जा की। कोशिका का ऊर्जा घर, माइटोकॉन्ड्रिया, जो ऊर्जा को एडीपी के रूप में संग्रहित करता है। बिल्कुल। और कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? वो है राइबोसोम, क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं। हाँ, कुछ जुड़े होते हैं और कुछ साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर ये दो प्रकार का होता है। एक खुरदुरा रफ ईआर जिस पर राइबोसोम होते हैं और वो प्रोटीन पैकेजिंग में मदद करता है। और दूसरा होता है चिकना स्मूथ ईआर, जो लिपिड और हार्मोन बनाने में मदद करता है। एकदम सही। अब कोशिका में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है? उसके लिए है लाइसोसोम, जिसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थों को पचाता है और कभी-कभी तो अपनी ही कोशिका का पाचन कर लेता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। और एक और कोशिकांग है गोल्जी बॉडी। इसका क्या काम है? इसका मुख्य काम है अपशिष्ट उत्पादों को पैक करके कोशिका से बाहर निकालना। एक तरह से कोशिका का पोस्ट ऑफिस। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। हाँ, वही रॉबर्ट हुक जिन्होंने पहली बार एक मृत कोशिका डेड सेल को देखा था। और ये भी लिखा है कि यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, हम में नहीं। इसे पहली सुरक्षात्मक परत कहा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये कोशिका की सबसे बाहरी और मजबूत परत है, जो उसे एक कह सकते हैं कि एक निश्चित आकार और संरचना देती है। अच्छा। और ये कोशिका को बाहरी संक्रमणों और यांत्रिक तनाव से बचाती है। पर दिलचस्प बात यह है कि यह एक मृत डेड संरचना है। मृत, ये तो वाकई में एक दिलचस्प बात है। मतलब कोशिका की सबसे मजबूत दीवार बेजान है। बिल्कुल, और इसी वजह से ये इतनी मजबूत होती है। इसकी प्रकृति पारगम्य बताई गई है। हाँ। पारगम्य, अर्धपारगम्य और अपारगम्य। हाँ। इन तीनों में मुख्य अंतर क्या है? अपारगम्य का मतलब है कि कोई भी पदार्थ न अंदर आ सकता है न बाहर। हाँ। अर्धपारगम्य का मतलब है कि सिर्फ कुछ चुनिंदा छोटे अणु ही आ जा सकते हैं। और पारगम्य? पारगम्य जैसा कि सेल वॉल होती है, उसका मतलब है कि ये लगभग सभी पदार्थों को आने जाने देती है। ये एक मजबूत दीवार तो है, पर दरवाजों वाली। समझ गया। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि ये बनी किसकी होती है? अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग पदार्थ बताए हैं। हाँ, जैसे पौधों में सेल्यूलोज, शैवाल में सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन और कवक में काइटिन। ये सेल्यूलोज क्या है? ये नाम बहुत सुना है। सेल्यूलोज असल में एक तरह का पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ओके। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, जिन्हें हम बॉडी फ्यूल कहते हैं, वैसे ही सेल्यूलोज पौधों को संरचनात्मक शक्ति देता है। वाह। और ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जैविक अणु है। तो सेल वॉल के बाद आती है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ये तो पौधों और जंतुओं दोनों की कोशिकाओं में होती है। जी हाँ। पौधों में दूसरी और जंतु कोशिकाओं में पहली परत है और ये जीवित होती है। बिल्कुल, और इसकी प्रकृति सेल वॉल से एकदम अलग है। ये अर्ध पारगम्य होती है, जिसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। मतलब ये चुनाव करती है। हाँ, ये बहुत सोच समझकर निर्णय लेती है कि कोशिका के अंदर क्या आएगा और बाहर क्या जाएगा। ये कोशिका की असली गेटकीपर है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में एक फ्लूइड मोज़ैक मॉडल का जिक्र है, जिसे सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था। इसे सैंडविच मॉडल भी क्यों कहते हैं? असल में सैंडविच मॉडल एक पुराना विचार था। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ज्यादा सही है। ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो सैंडविच वाली बात कहाँ से आई? सैंडविच मॉडल नाम इसकी संरचना को समझाने की एक पुरानी कोशिश थी। कल्पना कीजिए कि लिपिड की दो परतों के बीच में प्रोटीन के अणु तैर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे सैंडविच में ब्रेड की दो परतों के बीच में फिलिंग होती है। अच्छा। पर यह संरचना इसे लचीलापन और गतिशीलता देती है, इसीलिए फ्लूइड शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब कोशिका के दिमाग की बात करते हैं। केंद्रक, न्यूक्लियस। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी और ये कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, कंट्रोल सेंटर है। हाँ, इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है, जी। क्योंकि ये कोशिका के सभी
मतलब सभी कामों को नियंत्रित करता है। और सबसे जरूरी बात, हाँ, सबसे जरूरी बात यह है कि इसी के अंदर कोशिका की सारी आनुवांशिक सामग्री, जेनेटिक मटेरियल होती है, जैसे डीएनए, क्रोमोसोम्स और जीन्स। बिल्कुल। और इसकी लोकेशन भी अलग अलग होती है, पादप कोशिकाओं में परिधि पर और जंतु कोशिकाओं में केंद्र में। ऐसा क्यों? इसकी वजह है पादप कोशिकाओं में मौजूद एक बहुत बड़ी रिक्तिका, वैक्यूल। वो इतनी ज्यादा जगह घेर लेती है कि केंद्रक को किनारे की ओर खिसकना पड़ जाता है। अच्छा। जबकि जंतु कोशिकाओं में ऐसा नहीं होता, तो केंद्रक आराम से बीच में रहता है। तो केंद्रक के अंदर भी एक और संरचना है, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। इसका क्या काम है? राइबोसोम की फैक्ट्री कहता है। ये बिल्कुल सही है। केंद्रिका का मुख्य काम है राइबोसोम बनाने वाली इकाइयों, सब यूनिट्स का निर्माण करना। और राइबोसोम ही प्रोटीन बनाते हैं। सही पकड़ा। तो एक तरह से केंद्रिका प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और साथ ही ये कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन में भी मदद करती है। अब आते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध कोशिकांग पर, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का पावर हाउस या पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये तो सब जानते हैं। हाँ, पर इसकी खोज और नामकरण की कहानी थोड़ी उलझी हुई है। खोज कोलिकर ने की थी, लेकिन इसे बायोप्लास्ट नाम ऑल्टमैन ने दिया। और अंत में माइटोकॉन्ड्रिया नाम कार्ल बेंडा ने दिया। सही है, पर सबसे जरूरी है इसका काम। यह पोषक तत्वों को तोड़कर कोशिका के लिए ऊर्जा बनाता है, और यह ऊर्जा एटीपी के रूप में स्टोर होती है। इसे एनर्जी करेंसी कहा गया है। बिल्कुल। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब भी कोशिका को ऊर्जा की जरूरत होती है, तो वो इन एटीपी के अणुओं को कह सकते हैं कि खर्च करती है। तो ये ऊर्जा के सिक्के हैं एक तरह से। हाँ, और इसकी संरचना भी बहुत अनोखी है। यह एक दोहरी झिल्ली, डबल मेम्ब्रेन वाला कोशिकांग है, और इसमें अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम भी होता है। एक मिनट, अपना खुद का डीएनए केंद्रक के अलावा? जी हाँ, इसीलिए इसे कभी-कभी कोशिका के अंदर कोशिका भी कहा जाता है। बहुत खूब, ये तो कमाल की बात। और अंत में प्लास्टिड्स का उल्लेख है, जो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हाँ, ये पादप कोशिका की एक विशेष पहचान है, और ये 3 प्रकार के हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जी, सबसे पहले है क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक। ये फूलों और फलों को लाल, पीला, नारंगी जैसे रंग देता है। तो इसका मकसद क्या है? सिर्फ खूबसूरती? नहीं, इसका एक बहुत जरूरी काम है। ये परागण, पॉलिनेशन के लिए कीटों को आकर्षित करता है। अच्छा, तो ये पौधे का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। कह सकते हैं। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। ये तो पौधे की रसोई है। बिल्कुल, ये पत्तियों में पाया जाता है, और इसमें क्लोरोफिल होता है। यही प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से पौधों के लिए भोजन बनाता है। और तीसरा? ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक। हाँ, ये रंगहीन होता है। ये जड़ों जैसे हिस्सों में पाया जाता है, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। तो इसका काम? इसका मुख्य काम है स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन जैसे पदार्थों को स्टोर करना। ये पौधे का गोदाम है। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल। और इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका है इनके रंग और काम से। देखिए, ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है, ये ज्यादातर जड़ों में मिलता है। फिर आता है क्रोमोप्लास्ट, जो रंगीन होता है, ये आपको फल और बीज में मिलेगा। और सबसे जरूरी क्लोरोप्लास्ट, ये पत्तियों में होता है, उन्हें हरा रंग देता है, और असल में यही पौधे का भोजन बनाने का केंद्र है। अच्छा, तो अब उस हिस्से पर आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER भी कहते हैं इसे। हाँ, ER। इसकी खोज के पोर्टर ने की थी, और ये प्लांट और एनिमल दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। से दोनों के काम भी बिल्कुल अलग अलग हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि रफ ER पर राइबोसोम होते हैं, जिन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, तो इसका मुख्य काम प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस करना है। दूसरी ओर स्मूथ ER लिपिड्स यानी वसा का निर्माण या उत्पादन करता है। समझ गई। तो एक प्रोटीन बना रहा है, दूसरा लिपिड। अब अगला पड़ाव है गोल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसे ट्रैफिक कंट्रोलर और मिडलमैन जैसे नाम क्यों दिए गए हैं? इसकी वजह फैसिनेट करती है। आप गोल्जी बॉडी को कोशिका का लॉजिस्टिक्स मैनेजर समझ सकते हैं। ये कोशिका के अंदर पदार्थों के प्रबंधन और पैकेजिंग का काम करता है। मतलब ER में जो प्रोटीन और लिपिड बने, ये उन्हें पैक करता है और सही जगह भेजता है। और ये अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। जी, यह एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह तय करता है कि किसे अंदर रहना है, किसे कहाँ जाना है और किसे कोशिका से बाहर जाना है। अच्छा, और फिर आते हैं लाइसोसोम्स, जिनके नाम तो और भी नाटकीय हैं। एटम बॉम्ब,
सुसाइडल बैग, डाइजेस्टिव बैग। हाँ, और ये नाम इसके शक्तिशाली कार्य को ही दर्शाते हैं। लाइसोसोम में ऐसे एंजाइम होते हैं जो कोशिका के अंदर की किसी भी अनावश्यक चीज को या बाहरी हमलावर को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। तो सुसाइडल बैग क्यों? सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि जरूरत पड़ने पर यह फटकर पूरी कोशिका को ही बचा सकता है। ये एक तरह से कोशिका का सफाई और विनाश विभाग है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन की तरह। वाह! कि ये गोल्जी बॉडी और ईआर के निर्माण में भी मदद करता है और एनिमल सेल में इनकी संख्या प्लांट सेल की तुलना में ज्यादा होती है। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए अब राइबोसोम पर आते हैं। जॉर्ज ई पैलेडे ने इसकी खोज की थी। इसे प्रोटीन फैक्ट्री के अलावा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल यानी सबसे छोटा कोशिकांग और सेल का इंजन, सेल्स इंजन भी कहा जाता है। हाँ, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये झिल्ली रहित होता है, मतलब इसके बाहर कोई कवरिंग नहीं होती। यह आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। रॉबिन्सन और ब्राउन का भी जिक्र है, जिन्होंने पैलेडे से पहले इसे सेम की जड़ों में देखा था। जी, उन्होंने देखा जरूर था, लेकिन पैलेडे ने इसके फंक्शन को समझाया और इसे स्थापित किया। ठीक है। इसके बाद है रिक्तिका वैक्यूल्स। बताया गया है कि ये प्लांट सेल में बहुत बड़ी होती हैं और एनिमल सेल में छोटी। इन्हें कोशिका का भंडार घर भी कहा जाता है। ये क्या स्टोर करती हैं? ये बहुत कुछ स्टोर करती हैं, खनिज लवण, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स और यहाँ तक कि O2 और CO2 जैसी गैसों को भी। ये कोशिका का एक मल्टीपर्पज स्टोर रूम। और इसकी बाहरी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। हाँ, उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं और वो सेमी परमिएबल होती है, मतलब कुछ ही चीजों को अंदर बाहर आने देती है। चलिए जल्दी से सेंट्रोसोम्स या तारक काय को भी समझ लेते हैं। इसका मुख्य काम कोशिका विभाजन में मदद करना बताया गया है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका विभाजन के दौरान ये गुणसूत्रों की संख्या को बनाए रखने और उन्हें बराबर बराबर बांटने में मदद करता है। और ये बहुकोशिकीय जीवों, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ। यहाँ से अब हम एक बड़े विषय पे पहुंचते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच का अंतर। यहाँ से चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए, इन शब्दों को तोड़कर समझना सबसे आसान है। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव यानी प्रारंभिक या आदिम, और यू का मतलब है गुड या ट्रू, मतलब अच्छी या विकसित। और कैरियोटिक? कैरियोटिक शब्द कैरियन से आया है, जिसका मतलब है न्यूक्लियस या केंद्रक। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब हुआ एक आदिम कोशिका जिसमें एक विकसित झिल्ली से बंधा हुआ केंद्रक नहीं होता, और यूकैरियोटिक मतलब एक विकसित कोशिका जिसमें एक स्पष्ट केंद्रक होता है। एकदम सही, और यही सबसे बड़ा अंतर है जिससे बाकी सारे अंतर भी निकलते हैं। जैसे कि प्रोकैरियोटिक में झिल्ली वाले कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। बिल्कुल। और क्रोमोसोम का भी फर्क है। प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम और यूकैरियोटिक में एक से ज्यादा। हाँ, ये भी एक बड़ा अंतर है। और राइबोसोम भी अलग होते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीव आमतौर पर एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर होते हैं, जैसे बैक्टीरिया। हाँ, जैसे बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक ज्यादातर बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे पौधे और जानवर। अच्छा, अंत में कुछ मजेदार तथ्य भी हैं दुनिया और मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिकाओं के बारे में। सजीव जगत में सबसे छोटी कोशिका बताई गई है माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम, और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ये तो समझ आता है, लेकिन मानव शरीर के बारे में जो लिखा है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। अंडाणु को सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है और शुक्राणु को सबसे छोटी में से एक।